वेलकम बैक। इन फोकस हैं फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद साहब और उनके साथ हैं सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन से अनवर इकबाल। शमशाद साहब, देखिए इज़राइल की, जैसे अनवर साहब भी कह रहे हैं कि ये अमेरिका की जंग थी ही नहीं और इज़राइल के कहने पर विदाउट द प्रॉपर कैलकुलस वो चले गए, हमला भी कर दिया। नाउ दे ऑल्सो वांट एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि इज़राइल को क्या अमेरिका रेन इन करने में कामयाब हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनकी जानिब से ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि अमेरिका जो है वो एक और हमला कर सकता है, बड़े हमले की तैयारी है। एंड एट द सेम टाइम सदर ट्रंप का बयान लबनान के हवाले से इज़राइल के लिए जो आया वो भी गुज़िश्ता रोज़ बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें उनका ये कहना था कि लबनान में इज़राइल को इमारतें मज़ीद इजाज़त अमेरिका नहीं देगा तबाह करने की। सो इज़राइल इज़ द स्पॉइलर फैक्टर। उसको कैसे अमेरिका काबू कर सकेगा या कर सकता है? देखिए, इस्राइल की कहानी बड़ी पुरानी कहानी है। ये ट्रंप के दौर में आकर पिछली टर्म में, पहली टर्म जो थी ट्रंप की, उस वक्त से फिर ये इसका चैप्टर, इस्राइल का चैप्टर शुरू हो गया है। इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स को इस्राइल ने अप्रोच किया था, अगरचे अमेरिका ने बात यहूदियों की मान ली थी, इस्राइल को वो चीजें दे दी जिनकी उसको मांगता था हमेशा, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर बम, ये सब जितनी भी होती हैं आर्मामेंट्स वो दे दिए थे। लेकिन दूसरे प्रेसिडेंट्स ने कभी इस्राइल की ऐसी रिक्वेस्ट कभी नहीं मानी थी कि वो किसी दूसरे मुल्क पे चढ़ाई करे। ये पहली दफा है ट्रंप ने। मुझे याद आता है, मैं चूंकि अनवर इकबाल को पता है मैं अमेरिका में रह चुका हूँ, मेरे 10 साल गुजरे हैं और 80 की दिहाई में मैं वहीं था। तो मैं रेगन से, प्रेसिडेंट रेगन से अक्सर सुना करता था वो, और कोट किया करता था फ्रॉम दी ओरेशंस ऑफ थॉमस पेन, जिसमें उसने ये क्लेम किया था, जो इनका बड़ा हीरो था आज़ादी का, कि अमेरिका इज ग्रेट इनफ टू टर्न द वर्ल्ड ओवर अगेन एंड अगेन। तो वाकई दुनिया को तब्दील करता आया है अमेरिका। कुछ लोग अच्छे का तब्दीली लाते रहे हैं, कुछ लोगों ने तहस नहस की है। तो ट्रंप और छोटा बुश, ये दो प्रेसिडेंट्स ऐसे आए हैं रिपब्लिकन जिन्होंने तहस नहस दुनिया कर दी, यानी दे टर्न द वर्ल्ड ऑल ओवर अगेन। एक ने अपसाइड डाउन कर दी थी और इसने इन एंड आउट कर दी थी। तो अब सिर्फ बात ये है कि जो इस्राइल की आपने बात की है, मैं बता दूं, इस्राइल सिर्फ अमेरिका का हुक्म मानता है। ये ट्रंप जो है ये पिट्ठू है उसका, बिकॉज ही इज द प्रोडक्ट ऑफ एप्स्टीन। ये एप्स्टीन नेटवर्क का प्रोडक्ट है, बड़ा क्लोजली इन्फ्लुएंस था। वो तो बंदा खुदकुशी कर गया, लेकिन उसके नेटवर्क में ये बड़ा अरसा रहा है। ये मेंटली वही चीज है जो एप्स्टीन था। किरदार के हवाले से भी, पागलपन के हवाले से भी, ये इनके दिमागों में कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। या देखिए ना कि वेनेजुएला के सदर और उसकी बीवी को किस तरह किडनैप किया, वो उल्ले कर सकते, वो और कोई नहीं कर सकता। तो वहां से तेल कमाने के लिए उसने सारा गड़बड़ की। तो यहाँ भी इसका ख्याल था कि शायद ईरान का तेल भी मैं कब्जा कर लूंगा। यहाँ पहले 5 दिनों के बाद ही इसको पता चल गया था कि ईरान इज नॉट द स्टफ जो ये काबू कर सकता है। और आज ये देख रहा है, इसने अपने दो दोस्तों को, जो व्हाइट हाउस में ये दोस्ती जो पिछले साल हुई थी हमारे फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की, इसने किसी और को नहीं कहा कि तुम मेरी सुलह कराओ ईरान के साथ या ये जंग बंद कराओ। इन दोनों को कहा है और दोनों बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी बुलंद किया है और सच बताऊं तो किसी न किसी तरीके से रिजल्ट को भी जो है उसको पाया तकमीज तक पहुंचा दिया है। ठीक, अनवर इकबाल साहब आप फरमाइएगा, जैसे आपने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान पे बड़े पैमाने पर अमेरिका और इजराइल ने तबाही की है एंड इवन दे वुड लाइक टू हैव अ डील। इस वक्त जो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात ज़ाहिर है, एक तो न्यूक हवाले से, जौहरी प्रोग्राम के हवाले से इख्तलाफात हमें पता थे कि हैं। आप क्या समझते हैं कि आपनाए हुरमुज़ जिसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी वो कह चुके हैं कि किसी सूरत भी अमरीकी सदर ने कहा कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिस पे शायद ईरान को कंसीड करना पड़े, गिवन द फैक्ट कि पूरी दुनिया ये चाहती है कि इस पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए जैसे कि अब हुआ। आपने बड़ी अहम बात छेड़ी है। आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था, खालिद ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने यही बात लिखी थी कि ये जो मसला है ये एक ऐसा मसला है जिसमें अगर ईरान ने इसमें कोई गलती की तो
جو یورپین کنٹریز جو ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ آخر میں یہ ان کی اپنی بقا کا بھی مسئلہ ہے، انرجی کا مسئلہ، اور اگر اس میں معاملہ الجھا اور ان کی اگر تیل کی سپلائی اس طرح بری طرح ڈسٹرپٹ ہو جاتی، رک جاتی بلکہ پوری طرح، تو پھر ایران اپنے آپ کو تنہا پائے گا. تو اس لیے ایران کے مفاد میں بھی ہے کہ اس کو کھلا رکھے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں آپ کہ ایران کے ساتھ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اوور آل ڈیل ہو، یہ نہ ہو کہ آپ صرف ہرمز کھلوا لیں اور اس کے ریٹرن میں آپ کچھ نہ کریں. تو وہ ان کے لیے بھی ایک ہی پریشر پوائنٹ ہے، اور وہ ہے ہرمز. تو وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ اگر ہرمز اس طرح استعمال ہوتا رہا تو دوبارہ لڑائی چھڑ سکتی ہے. صحیح. شمشاد صاحب، کیونکہ کمپلیکس ایشوز ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اور آپ بہتر جانتے ہیں سفارتکاری کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دو سٹنگز میں، یا جیسے ابھی جو سٹنگ ہونے کو ہے، اس میں تمام معاملات جو تصفیہ طلب ہے وہ حل ہو جائیں گے، یا بیٹر اینڈ سینسیبل، کیونکہ پھر وہ سسٹینیبل ہے کہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا. گارنٹرز کون ہوں گے، یہ بھی ایک سوال ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا فریم ورک ہو سکتا ہے ٹو ایکسٹینڈ دا سیز فائر، اور یا بیئر منم کے اوپر اگریمنٹ ہو جائے، اینڈ دین پھر ایک ڈائیلاگ کے کورس کا اعادہ کیا جائے، اور اس پر پھر باقی چیزیں جو ہے وہ اگری اپان ہوں، یا دس از گوئنگ ٹو بی دا فل اینڈ فائنل؟ دیکھیے، میں چونکہ خود سفارتکار رہ چکا ہوں تو مجھے اتنا پتا ہے کہ جہاں سفارتکار انوالو ہو جائیں تو پھر جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں وہ طے پا جاتے ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ ڈاکیومنٹ تیار ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں سفارتکار کہ وہ جو اوپر سمٹ لیول کی میٹنگز ہوتی ہیں نا، سمٹ لیول ہوتا ہے کہ چوٹی پہ جانا، تو ہائی لیول جو ہوتی ہیں تو وہاں جانے کے لیے ہمیشہ شرپاز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ پیما جو جاتے تھے نا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ، تو وہ نیپالی شرپا کہتے ہیں جو سامان لے کے کو ماؤنٹینئرز کا اوپر لے جاتے ہیں. تو سفارتکار جو ہوتے ہیں وہ شرپاز ہوتے ہیں. اور مجھے لاہور سمٹ کا پتا ہے کہ واجپئی اور نواز شریف کی سمٹ ہونی تھی. ہم نے اس سے پہلے 3-4 دن پہلے ہم نے اکٹھے ہو کر لاہور میں سارے ڈاکیومنٹس بنا لیے تھے. یعنی پھر جو لیڈرز ہوتے ہیں they got together just to sign the documents and make speeches. تو مقصد یہی ہوتا ہے سفارتکاری کا. تو پہلی سمٹ جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس وقت لگتا تھا کہ کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹ نہیں کی گئی تھی. اب یقیناً کی گئی ہے. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ شہباز شریف نے یا فیلڈ مارشل نے اپنے لیول پہ کی ہے، پر اگر سفارتکار انوالو تھے ان کو مدد کرنے کے لیے تو مجھے یقین ہے کہ ڈاکیومنٹس بھی تیار ہو چکے ہیں. اوکے، آل رائٹ سر. اس سے پہلے کہ میں انور اقبال صاحب سے لاسٹ سوال پوچھوں، میں ایک چیز آپ سے اور جاننا چاہوں گی. اس پورے سیناریو میں لیٹس سپوز اینڈ وی آر ہوپ فل کہ پاکستان جس امن کی کوشش کر رہا ہے وہ اس میں کامیابی حاصل ہو، ایک معاہدہ اگر ہو جاتا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، تو پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاؤ ڈز انڈیا اینڈ افغانستان جو پاکستان کے ساتھ جس قسم کے معاملات ان کے چل رہے ہیں وہ اس پورے پزل میں کہاں فٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، میں انڈیا اور افغانستان کو کوئی توجہ نہیں دیتا. البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم گھر کو سیدھا کریں، اپنے گھر کے مسائل حل کریں. کیونکہ جب تک ہم اندر سے کھوکھلے رہیں گے اس وقت تک ہم علاقائی سطح پر یا گلوبل سطح پر کوئی رول نہیں پلے کر سکتے. اور یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کا بیکاز آف اٹس جیو پولیٹیکل لوکیشن ایک بہت بڑا کردار سامنے آ جائے گا. اور وہ آئے گا، ضرور آئے گا، انیویٹیبلی آئے گا. اور وہ ہے کہ جو خلیج کی ریاستیں ہیں، کیونکہ امریکہ کے اڈے بھی جانے ہوں گے، ایران کی پوزیشن ایک اسٹرینگتھن ہو گئی ہے، امریکہ کی پوزیشن ذرا کمزور ہو گئی ہے، تو یہاں ایک بڑی طاقت کا ابھرنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا. اور پاکستان نیوکلیئر طاقت ہوتے ہوئے مسلم دنیا کی 57 ملکوں کا لیڈنگ کنٹری ہے، تو ہمارا یہ کردار ہوگا کہ ہم کم از کم اس خطے کی ریاستوں کو اکٹھا کر کے ایک آرگنائزیشن بنائیں، ٹریٹی بنائیں نیگوشیٹ کر کے، جس میں 6 خلیج کی ریاستیں، ایران، پاکستان، ٹرکی، یعنی ایران بھی شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہے، خلیج کی ریاستیں. اس کے علاوہ 2-3 ریاستیں عرب ریاستیں بھی ڈال سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ذرا
अलाउड करना हो तो हम मलेशिया इंडोनेशिया भी, लेकिन पूरी 57 मुल्कों की कुछ नहीं ट्रीटी होगा, मुख्तसर मुल्कों का होगा, जिसका मकसद सिर्फ होगा कि इस खित्ते में सलामती और सिक्योरिटी को गारंटी किया जाए, क्योंकि किसी ने तो गारंटी करना है, ना चीन कर सकेगा ना रशिया कर सकेगा। अमेरिका की अपनी पोजीशन बहुत कमजोर हो गई है, तो पाकिस्तान और ईरान टर्की मिलके ये है और सऊदी अरब मिलके हम पूरी सारे खित्ते में अमन गारंटी कर देंगे, और ये है। अनवर इकबाल साहब, वैसे तो दुनिया तारीफ कर रही है, पाकिस्तान की सिफारतकारी की करनी भी चाहिए। एक ऐसे मौके पर एक ऑफ रैम्प प्रोवाइड किया थ्रू द टेम्पररी सीज फायर, और उसके बाद फ्रॉम फैसिलिटेटर टू मीडिएटर एंड द ओनली मीडिएटर एज कोटेड बाय द व्हाइट हाउस बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ पर जो ट्रंप इंतज़ामिया है उनके हवाले से और जो थिंक टैंक्स के अंदर भी है, पाकिस्तान के इस किरदार को कैसे देखा जा रहा है, एंड हाउ कम कि पाकिस्तान पे इतना ट्रस्ट अमरीकी इंतज़ामिया या ट्रंप इंतज़ामिया कर रही है, क्योंकि हमेशा से स्केप्टिकल ही रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। पहली बात तो ये कि कैसे देखा जा रहा है, हर तरफ सताइश की गई है, हर तरफ सराहा जा रहा है, और लोग इस बात को बिल्कुल मेंशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया। बल्कि इनके थिंक टैंक के लोगों के आप देखें बयानात या ट्वीट्स देख लो, उसमें वो कहते हैं, बल्कि उन्होंने इस बात पे इंडिया पे एतराज़ किया, जो इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान क्यों, वाई पाकिस्तान, तो कहते हैं भाई पाकिस्तानी मोस्ट सूटेबल था। और आप देखें, हाँ बात भी सही है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अमेरिका से पीछे ताल्लुकात हैं इस वक्त, चाइना से भी हैं, ईरान से भी हैं, सऊदी अरब से भी हैं, तो ऐसा तो एक यूनिक पोजीशन में पाकिस्तान। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे लोग बहुत छोटा सोचते हैं। जैसे अभी शमशाद साहब ने बात की, बड़ी अहम बात की, लेकिन हमारे यहाँ आप देखें, अगर जरा सोशल मीडिया पर जाएं तो हमारे लोग क्या सवाल उठाते हैं, ये बताएं कि ईरान में जो रिकंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें हमें नौकरियां मिलेगी या नहीं मिलेंगी, हमें मिडिल ईस्ट में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाई कब तक दूसरों के मुल्कों में नौकरी करते रहोगे, अपनी इकॉनमी ठीक करो। और जैसा कि शमशाद साहब ने कहा कि थिंक हाई, थिंक कोई ग्रेटर स्ट्रेटजी बनाओ जिसमें पाकिस्तान का एक वाज़ा रोल हो इस रीजन में, जिसमें पाकिस्तान की रिकग्निशन हो, बजाय सिर्फ नौकरियां मांग के खामोश हो जाएं। हमारे लोग यही करते हैं कि हम छोटी छोटी फरमाइशें करके, जैसे मुशर्रफ साहब ने भी उस वक्त बहुत कुछ मांग सकते थे अमेरिका से, लेकिन बहुत थोड़े पे राजी हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा जो है हम कोई ज़्यादा और बेहतर तरीके से अपने आप को जिस कद के हैं उसी कद के साथ नापेंगे, छोटा नहीं नापेंगे। और इस पर तो बड़ी बात हो रही है कि द इकोनॉमिक एंड द स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स दैट वी कैन गेन आउट ऑफ दिस डिप्लोमेसी, आई होप कि ये हो सके। बट बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब आपका, शाद अहमद साहब आपका, फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।